हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 है नागरिकता। इस चैप्टर को यहाँ पे हम डिटेल में करने वाले हैं। बहुत ध्यान से आपको देखना है। जहाँ से भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन कवर आते हैं पेपर में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, इसको जरूर ज्वाइन करो, क्लास 11 ESP। यहाँ पे आपको PDF नोट्स जो होते हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हो। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। आप इसको सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हो। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं इंडेक्स। ये आपकी NCERT बुक में इंडेक्स है। ठीक है, टोटल आपके कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर है। 5 चैप्टर तो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा, फिर हमारे 2 चैप्टर बचने वाले हैं। ठीक है, इसको हम जल्दी कर देंगे, यानी 1 वीक के अंदर ये दोनों चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने पहले टॉपिक की, नागरिकता क्या है। क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर है ये नागरिकता के ऊपर है, तो नागरिकता क्या है इसको हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए नागरिकता क्या होती है। तो किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता जो होती है उसको हम नागरिकता कहते हैं। तो देखो, हर देश में, चाहे भारत की बात करूं या किसी दूसरे देश की बात करूं, तो उस देश में उसका जो संविधान होता है, उसका जो कानून होता है, उसके तहत वहाँ के लोगों को, यानी वहाँ के जो नागरिक होते हैं, उनको क्या मिली होती है? वहाँ की नागरिकता मिली होती है, यानी सिटीजनशिप मिली होती है। नागरिकता का मतलब क्या है? उसको वहाँ पे पूर्ण और समान सदस्यता मिलेगी। ठीक है, यानी कि जैसे मैं भारत में रहता हूँ, आप भारत में रहते हो, तो हम भारत के नागरिक हैं। भारत के द्वारा, ठीक है, हमारे देश, हमारे संविधान के द्वारा हमको कुछ अधिकार दिए हुए हैं और कुछ समान सदस्यता जो मिली है उसी को हम क्या बोलते हैं? नागरिकता बोलते हैं। ठीक है, हम जब भी अपनी कोई फॉर्म भरेंगे तो अपनी नागरिकता क्या लिखेंगे वहाँ पे? हम वहाँ पे भारतीयता लिखते हैं। ठीक है, या फिर इंग्लिश में हम उसको इंडियन लिखते हैं, यानी कि हम क्या हैं? हम इंडियन हैं, यानी कि भारतीय हैं। तो ये भारतीय हम हैं। हम क्यों बोल पाते हैं ऐसा? इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हमें भारत की नागरिकता मिली हुई है। ठीक है, हमें भारत के संविधान के हिसाब से हमको अधिकार मिले हुए हैं। तो आगे चलते हैं, समझते हैं इसको। देखिए, समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं। आज के समय में अगर हम देखें तो जो राष्ट्र होते हैं, जो देश होते हैं, उन्होंने अपने सदस्य यानी उनके जो नागरिक हैं उनको सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ क्या दिया हुआ है? अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, तो हमारी एक राजनीतिक पहचान भी है, हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, उसके साथ साथ हमको कुछ अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारा संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है, इसके अलावा अन्य सामान्य जो कानूनी अधिकार होते हैं वो भी हमको हमारे संविधान के द्वारा मिले हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम संबंध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन मानते हैं। ठीक है, यानी हम संबंधित राष्ट्र के आधार पे ही अपने आप को भारतीय कह सकते हैं। जो जापान के रहने वाले हैं वो जापानी कहलाते हैं, जो जर्मनी के रहने वाले हैं वो अपने आप को जर्मन कहते हैं। ठीक है, जो फ्रांस के रहने वाले हैं वो अपने आप को फ्रेंच कहलाते हैं। चाइना के रहने वाले अपने आप को चाइनीज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो राष्ट्र है, जिस राष्ट्र में वो रहते हैं, उस राष्ट्र ने उसको वो अधिकार दे रखा है, वो नागरिकता दे रखी है। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल, देखो, कोई भी नागरिक है, ठीक है, कोई भी नागरिक दुनिया का, वो क्या चाहता है? वो अपने देश से ये चाहता है कि उसका देश, यानी उसका जो सरकार, संविधान है, वो उसको अधिकार दे। यानी हमारे संविधान ने, हमारे देश ने हमको अधिकार दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा हम सुरक्षा की बात करते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी घूमना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, हमको अधिकार होना चाहिए, हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, हम यही मांगते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? कहीं ना कहीं जरूरत भी है। अब बात करते हैं किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने का महत्व तब ठीक ठीक समझ में आ सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यवश, यानी जो शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर हैं। तो देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी देश के नागरिक नहीं है। समझ रहे हो? यानी उनको किसी देश की नागरिकता ही नहीं मिली है, वो मजबूरन रह रहे हैं किसी देश में जाके एक शरणार्थी की तरह। उनको सारे अधिकार नहीं मिले हुए हैं, उनको जो नागरिकता के जो अधिकार होते हैं वो सारे अधिकार नहीं मिले। वो किसी देश के नागरिक ही नहीं है, शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, मजबूरन रह रहे हैं, इलीगल प्रवासी की तरीके से रह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये आखिर ऐसा होता कैसे है ये समझाता हूँ मैं आपको। मान लो कोई देश है, आपने सीरिया का नाम पढ़ा होगा। आपने देखा होगा कि जब सीरिया में बहुत ज़्यादा
आतंकवादी घटनाएं फैलने लगी, वहाँ पे खूब मारकाट होने लगी, ठीक है, राजनीतिक वहाँ पे संघर्ष देखने को मिला। तो वहाँ से लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देशों में भागने लगे, ठीक है, दूसरे देश में यानी शरणार्थी के रूप में किसी दूसरे देश में चले गए और वहाँ पे जाके रहने लगे। अब क्या है, अब वो सीरिया के नागरिक भी नहीं है, सीरिया से निकल चुके हैं, सीरिया को छोड़ चुके हैं, ठीक है, सीरिया भी उनको नहीं मान रहा है, और जिस जगह पे चले गए हैं वहाँ पे उनको नागरिकता मिली नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मजबूरी में अपना देश छोड़ना पड़ा, किसी दूसरे देश में जाके रहना पड़ा, और वो एक शरणार्थी की तरह, ठीक है, एक इलीगल प्रवासी की तरीके से वहां पे रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें कोई भी राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो उनको अपना नागरिक बनाने की कोशिश करे, ठीक है, उनको सदस्यता देने के लिए तैयार हो। तो ये ऐसे लोगों के सामने बहुत समस्या आ जाती है, तब हमें पता लगता है कि हमको नागरिकता मिली हुई है, हमको राष्ट्रीयता, ठीक है, हमें हमें जो हमारा देश है वो कहीं ना कहीं हमको नागरिकता के अधिकार देता है। तो इसलिए हम अपने आप को खुशनसीब समझ सकते हैं, ठीक है, उन लोगों के मुकाबले। तो आपने देखा होगा बहुत जगह पे ऐसा हो जाता है कि लोग शरणार्थी बनने को मजबूर हो जाते हैं, तंबुओं में रहते हैं, टेंट में रहते हैं, कैंप में रहते हैं, खाने पीने की सुविधाएं नहीं, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं वहाँ पे, उनको सुविधाएं नहीं मिलती, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन में लोग आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता है, और आमतौर पर ये एक तरीके से असुरक्षित माहौल में रहते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किलों में जीवन यापन करते हैं। मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उनके लिए ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वो संघर्ष करने को तैयार हैं। यानी कि जब ये एक देश से भगाए जाते हैं दूसरे देश में, तो जहाँ पे ये अपना वहाँ की नागरिकता चाहते हैं, तो उस नागरिकता को प्राप्त करने के लिए ये संघर्ष के लिए भी तैयार रहते हैं। जैसा कि आज हम मध्य पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के मामले में देख रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या है, मध्य पूर्व में चले गए, और कई जगह पे क्या करते हैं, ये अपनी नागरिकता की डिमांड करते हैं कि हमको नागरिकता मिल जाए, तो उसके लिए संघर्ष करते हुए आपको दिखेंगे कई जगह। फिर नागरिकों को दिए गए अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने आज उसमें से कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए हैं। अब देखो, ये जो नागरिक की बात कर रहे हैं ना, नागरिकता और नागरिक, ठीक है, दुनिया में कहीं भी हो, जैसे मान लो मैं भारत की बात करता हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, तो भारत का संविधान मुझको कुछ अधिकार देता है। अब कोई चाइना में रहता होगा तो वो चाइना का नागरिक होगा, तो चाइना का जो रूल्स होंगे, रूल रेगुलेशन होंगे, ठीक है, वहाँ की सरकार जो उनको अधिकार देती होगी वो हमारे से अलग होगी। ऐसे ही कोई नॉर्थ कोरिया में रहता होगा तो उसको वहाँ की नागरिकता जरूर मिली होगी, लेकिन उसको कुछ अधिकार डिफरेंट मिले होंगे। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग जो राष्ट्र होते हैं वो लोगों को अलग अलग प्रकार के अधिकार देते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर हम लोकतांत्रिक देश की बात करूं, ठीक है, अगर मैं लोकतांत्रिक देश की बात करूं जहां पे लोकतंत्र है, वहां पे लोगों के राजनीतिक अधिकार जो हैं वो आपको लगभग लगभग एक जैसे मिलेंगे, ठीक है। अब राजनीतिक अधिकार क्या है, जैसे मान लो भारत में आप रहते हो, आप भारत के नागरिक हो, मैं भारत में रहता हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, तो मुझे क्या राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं? तो राजनीतिक अधिकार मुझे ये मिला है कि मैं मतदान कर सकता हूं, मैं वोट कर सकता हूं। जब आप 18 वर्ष के हो जाओगे, जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आप भी क्या कर पाओगे, मतदान कर पाओगे। ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। हम चुनाव भी लड़ सकते हैं, अगर हम चाहें चुनाव लड़ना तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। फिर राजनीतिक दल बनाने की भी हमको यहाँ पे पूरी छूट है कि हम यहाँ पे चाहें तो राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं। अपने विचारों को, अपनी आस्था को अभिव्यक्त करने की हमारी आज़ादी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं जैसे नागरिक अधिकार और न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, कुछ और, चलो राजनीतिक अधिकार समझ लिया, हम सब जानते हैं, कुछ और अधिकारों की बात करते हैं। हमको कुछ नागरिक अधिकार मिले हुए हैं, न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने का जो सामाजिक, आप इसको सामाजिक आर्थिक अधिकार कह लो, ये सारे अधिकार हमको लोकतांत्रिक देशों में मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है समान नागरिकता के लिए संघर्ष। आपको कई जगह पर समान नागरिकता पाने के लिए संघर्ष देखने को मिलता है। राजतंत्रों के खिलाफ संघर्ष, आपने देखा होगा कि कई जगह पे जहां पे राजाओं का शासन था, ठीक है, राजाओं का शासन था, वहां पे राजतंत्र के खिलाफ आपको संघर्ष दिखेगा। आपने फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 की फ्रांस की क्रांति थी, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा कि वहां पे किस प्रकार का संघर्ष था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा जो था उसी क्रांति में से आया था, ठीक है। एशिया में आपने उपनिवेश यानी एशियाई देशों में जो अंग्रेजों ने गुलाम बना रखे थे, जैसे भारत है, भारत क्या था, अंग्रेजों का, ब्रिटिशर जो थे, ब्रिटिश का, उनका गुलाम था, ठीक है। तो हमने भी समान नागरिकता के लिए संघर्ष करा है। अफ्रीका में बात करें तो अफ्रीका में भी भाई अंग्रेजों ने अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना रखा था, उन्होंने भी समान नागरिकता के लिए संघर्ष किया है। अब समान नागरिकता से एक चीज समझो, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं बहुत ध्यान से समझना।
आपने आपको पता है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा है, ठीक है, लंबे समय तक हमने, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने गुलामी झेली है। तो ऐसे में क्या होता था, जो अंग्रेज होते थे, अंग्रेज यानी कि जो गोरे होते थे, ठीक है, गोरे लोग होते थे, अंग्रेज होते थे, ये जो थे ये भारतीयों के साथ, यानी हमारे जो पूर्वज थे उन भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। भेदभाव क्या करते थे, क्योंकि ये जो अंग्रेज थे ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को नीच नज़रों से देखते थे, यानी उनको लगता था कि भाई इनके ये सभ्य नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये समझदार नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब उनके साथ नस्ल भेद करते थे, रंग रूप को लेकर भेदभाव करते थे, हर तरीके से हमको कम आंकते थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये भेदभाव है, और इसी भेदभाव के खिलाफ यानी समान नागरिकता, समान अधिकारों के लिए लोगों ने संघर्ष करा, ठीक है। अफ्रीका में भी ऐसा होता था, मैं आपको अफ्रीका का एग्जांपल देता हूँ। अफ्रीका में भी अंग्रेजों ने शासन करा। अफ्रीका में जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज तो वैसे गोरे ही होते हैं, अंग्रेजों का छोड़ो, अफ्रीका के लोग जो होते हैं वो रंग से काले होते हैं, ठीक है। अब अंग्रेज जो हैं वो गोरे हैं और अफ्रीकन जो हैं वो काले हैं, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में क्या होता था, ऐसे में क्या होता था कि जो अंग्रेज लोग थे इनको रंग के आधार पे इनको कहीं ना कहीं इनके साथ भेदभाव करते थे, ठीक है। तो अफ्रीका में जो अश्वेत आबादी है, यानी जो काले लोग थे अफ्रीका में, ठीक है, उनके साथ जो अंग्रेज है यानी गोरे अल्पसंख्यक जो है, अंग्रेज जो थे वो कम संख्या में थे, शासन कर रहे थे, लेकिन वहां पे काले लोग जो थे, ठीक है, जो रंग से काले होते थे, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव करते थे। इस कारण इनको बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। तो ये भी क्या है, ये भी संघर्ष किस चीज के लिए है, हमको समान अधिकार दो। एक को तो आप श्रेष्ठ मान रहे हो, तो एक को आप क्या मान रहे हो, आप कहीं ना कहीं दूसरे के साथ भेदभाव कर रहे हो, उसको आप नीचा मान रहे हो, ठीक है। तो ये गलत था, यानी सबको बराबर मानना था, सबको बराबर मानने के लिए ये संघर्ष हुआ था। तो समान नागरिकता पाने के लिए आपने देखा होगा अफ्रीका में संघर्ष हुआ, एशिया में संघर्ष हुआ, और दुनिया में बहुत जगह ऐसा संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये संघर्ष अफ्रीका की बात कर रहा हूं मैं, 1990 के दशक तक ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद पूर्ण सदस्यता और समान अधिकार पाने का संघर्ष दुनिया के कई हिस्सों में आज भी जारी है। दुनिया के कई हिस्सों में आज भी ऐसा है कि लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनको समान अधिकार मिले, समान सदस्यता मिले, ठीक है, पूर्ण सदस्यता मिले। एग्जाम्पल आपने महिला आंदोलन देखा होगा, दलित आंदोलन देखा होगा, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है कि भाई इनको समान अधिकार चाहिए, इनको समान अवसर चाहिए, भेदभाव होता है तो सरकार की जो नीति है वो ऐसी बनाई जाए जिससे लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं संपूर्ण और समान सदस्यता। तो देखिए, आपने ट्रेन में या बस में सफ़र किया होगा। ज़्यादातर हम जब ट्रेन में सफ़र करते हैं हम देखते हैं कि लोग जब ट्रेन आती है तो एकदम से बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं। वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम जल्दी से ट्रेन में घुस जाएं, ठीक है, ट्रेन में एंट्री ले लें। लेकिन जब हम ट्रेन में जब तक हम बाहर होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, तब तक तो हमें बहुत दिक्कत होती है। जैसे ही हम अंदर चले जाते हैं तो हमें राहत लगती है कि चलो भाई हम अंदर आ गए, सीट मिल जाए, सीट मिल जाती है, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर आने के बाद बाहर से लोग संघर्ष कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमें उनकी चिंता नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भीतरी और बाहरी का विभाजन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सब चाहते हैं हमें सीट मिल जाए, दूसरे को मिले ना मिले वो बात अलग है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे देखो, ये किस सेंस में कहा जा रहा है उसको समझाता हूं। देखो, अगर आजीविका, चिकित्सा या शिक्षा जैसी जो सुविधाएं हैं या जल जमीन जैसे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, अगर मान लो ये सीमित हों और बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग फिर उठने की संभावना रहती है। कहने का मतलब है, जिस प्रकार से हम ट्रेन में अंदर एंट्री हमने ले ली तो हम सोचे थे बाहर के लोग अंदर ना आए क्योंकि भीड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा उनकी वजह से। ऐसे ही जब किसी देश में संसाधन बहुत कम होते हैं तो ऐसे में बाहरी लोगों का वहाँ पे विरोध जो होता है वो हो ही जाता है, ठीक है। लोग विरोध करते हैं क्योंकि भाई उतने संसाधन नहीं है, जितनी भीड़ बढ़ जाएगी उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी लोगों को, तो इसलिए लोग बाहरी लोगों को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखो, आपने मुंबई के लोगों को देखा होगा, वो अपने आप को मुंबईकर कहते हैं, ठीक है, मुंबई वाले कहलाना पसंद करते हैं। और बाहर से जो बाहर के स्टेट के लोग जो जाते हैं उनके साथ कई जगह पे आपने देखा होगा भेदभाव होता है कि बोलते हैं मराठी बोलो, आपको मराठी ही बोलनी है, ठीक है। भाषा को लेकर कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया जाता है, ऐसी बहुत जगह पे आपने देखा होगा। तो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कई देशों में भी होता है कि बाहर के जो लोग होते हैं उनको पसंद नहीं किया जाता है। तो भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में इस तरीके के संघर्ष आपको देखने में मिलेंगे। केवल भारत में नहीं है, भारत के बाहर भी ऐसे संघर्ष बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इससे क्या प्रश्न उठता है? इससे यह प्रश्न उठता है कि आखिर संपूर्ण और समान सदस्यता का असली अर्थ क्या होता है, यानी जो संपूर्ण और समान सदस्यता है आखिर इसका मतलब क्या है, ठीक है, क्या मतलब है इसका, ये समझना है। तो देखिए, क्या इसका अर्थ ये होता है कि नागरिकों को देश में जहां भी चाहें वहां पे रहने के लिए
पढ़ने के लिए या काम करने के लिए उनको समान अधिकार या समान अवसर मिलना चाहिए। क्या इसका अर्थ ये होता है? या सभी अमीर गरीब जो नागरिक हैं उनको कुछ बेसिक जो अधिकार हैं, जो सुविधाएं हैं, वो मिलना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, अपने देश और अन्य देशों में जो नागरिक हैं उनको जो प्राप्त अधिकार हैं, ठीक है, प्राप्त अधिकारों में एक क्या महत्वपूर्ण अधिकार है, यानी अपने देश में या दूसरे देशों में भी जो लोगों को अधिकार प्राप्त है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक है, वो है गमनागमन की स्वतंत्रता। अब गमनागमन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरे जगह जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि पूरे देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अधिकार जो होता है ये कामगारों के लिए विशेष महत्व रखता है। आपने देखा होगा कि कई बार जो गाँव में रहते हैं, यानी जो उनका गृह क्षेत्र होता है, जैसे मान लो कोई गाँव में रहता है व्यक्ति, कोई बिहार का व्यक्ति है, ठीक है, अब वो बिहारी कहलाएगा, बिहार का है तो बिहारी कहलाएगा। ठीक है, पंजाब का है पंजाबी कहलाएगा, गुजरात का गुजराती, बंगाल का बंगाली। मान लो कोई बिहार का व्यक्ति है, अब उसके गांव में रोजगार नहीं है, ठीक है, उसको उतना काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या चाहेगा कि अब मैं बिहार, मतलब अपने परिवार को तो बिहार में ही छोड़ दूं, मैं चला जाऊं किसी दूसरे स्टेट में। मान लो कोई बिहार से पंजाब में चला जाता है, अब पंजाब में जाके क्या करता है, वो वहां पे काम करता है, रोजी रोटी कमाता है, पैसा कमाता है और अपने परिवार को भेज देता है बिहार में, यानी घर पे आता है, अपने लोगों को, अपने बच्चों को वो पैसा देता है। तो ये क्या है? ये हमारे देश में सुविधा मिली हुई है कि आप पूरे देश में जहां पर भी चाहो वहां पे काम कर सकते हो। ठीक है, इसको कहते हैं गमनागमन की स्वतंत्रता, यानी आप पूरे देश में जहां पे भी आना जाना चाहते हो आप जा सकते हो, वहां पे काम कर सकते हो। इससे क्या होता है? कामगारों को मदद मिल जाती है, क्योंकि उनके जो गृह क्षेत्र होता है जहाँ के वो रहने वाले होते हैं वहाँ पे उतने अवसर या उतने रोजगार उपलब्ध नहीं होते, जिस कारण उनको रोजगार की तलाश में दूसरे स्टेट की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, रोजगार की तलाश में कुछ लोग देश के बाहर भी जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपना देश छोड़ देते हैं और चले जाते हैं दुबई में कमाने के लिए, कोई आपको सिंगापुर में कमाने के लिए दिखेगा, कोई कुवैत चला जाएगा, ठीक है, कोई अमेरिका में काम करने चला जाएगा, कोई न्यूजीलैंड चला जाएगा। तो दुनिया में अलग अलग देशों में लोग जाते हैं, किस लिए? वहां पे रोजी रोटी कमाने, पैसा कमाने। अब ऐसे में वहां के लोग ये सोचें कि भाई ये यहाँ पे आके कमा रहा है और ये हमारा रोजगार छीन रहा है, इसकी वजह से हमारा रोजगार छिन रहा है, तो फिर क्या होगा? संघर्ष होगा। ठीक है, आगे समझो। देखो, हमारे देश के विभिन्न हिस्से में कुशल और अकुशल मजदूर जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए बाजार विकसित हुए हैं। एग्जाम्पल, सूचना तकनीक के अधिकतर जो काम करने वाले लोग हैं वो आपको बेंगलोर में मिलेंगे। ठीक है, केरल की जो नर्स है वो पूरे देश में आपको अलग अलग हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हुए दिखेंगी। ठीक है, वहाँ पे काम करते हैं वो। तो आपको दिखेगा कि अलग अलग जगह के लोग जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे काम करते हैं जाके। तो अधिक संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथों में जाने के खिलाफ हमने कई बार स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है। वो हम देखते हैं कई बार क्या करते हैं कि उस स्टेट के लोग कहते हैं कि बाहर के लोगों को यहाँ पे बैन कर दिया जाए, यहाँ पे ना आने दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये लोग आते हैं और हमारी जो रोजी रोटी है उसको छीन लेते हैं, हमारे रोजगार को छीन लेते हैं। कुछ नौकरियों या कुछ कामों को राज्य के मूल निवासियों या स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग भी उठती है। कई बार ये मांग उठी है कि बाहर के लोगों को, बाहर के लोगों को मतलब है दूसरे स्टेट के लोगों को हमारे यहाँ पे आके उतना काम ना दिया जाए। ठीक है, या फिर कई जगह पे क्या होता है, स्टेट के लोगों को 15% या 20% का आरक्षण दे दिया जाता है, यानी कि जो नौकरी, जो सीटें होंगी उसमें 15% में केवल उस स्टेट के लोग ही काम करेंगे, ऐसा भी कर दिया जाता है। और ऐसा ही बाहर के देशों में भी होता है। जब भारत के लोग मान लो किसी दूसरे देश में जाके काम करते हैं तो वहां के लोगों को लगता होगा कि हमारा रोजगार छीन रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता होगा बिल्कुल। तो राजनीतिक पार्टियां भी कई बार ये मुद्दा उठाती हैं और ये जो प्रतिरोध है जो बाहरी के खिलाफ, जो संगठित हिंसा का रूप भी ले लेता है। आपने देखा होगा कई जगह पे बाहरी लोगों के खिलाफ हिंसा भी हो जाती है। ठीक है, हिंसा भी हो जाती है। भारत के लगभग सभी क्षेत्र इस तरीके के आंदोलन से गुजर चुके हैं। आप असम में देख लो, आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे वहां पे भी है। ठीक है, आप महाराष्ट्र में देख लो, आप कर्नाटका में देख लो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये संघर्ष भारत के अंदर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समान अधिकार, इसको समझते हैं। तो क्या पूर्ण और समान नागरिकता का अर्थ यह है कि राज्य सत्ता द्वारा सभी नागरिकों को, चाहे वो अमीर लोग हों चाहे वो गरीब लोग हों, कुछ बुनियादी अधिकार और कुछ न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। ठीक है, यानी जो सत्ता है, सत्ता के द्वारा यानी सरकार के द्वारा, ठीक है, चाहे राजा का शासन हो
या कोई अन्य शासन हो, कोई लोकतांत्रिक शासन हो, सरकार, ठीक है, जो भी सत्ता में है उसके द्वारा गरीबों को, अमीरों को, हर तरह के लोगों को कुछ बुनियादी, कुछ बेसिक सुविधाएं देना, क्या यही समान अधिकार है, यानी एक जैसी सुविधाएं देना? तो इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, इस मुद्दे पर विचार करने के लिए हम खास वर्ग के लोगों पर नजर डालेंगे, यानी हम शहरी गरीबों पर, यानी शहर में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उन पे थोड़ी नजर डालते हैं। तो शहर के जो गरीब हैं उनसे संबंधित एक समस्या है, ठीक है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी है, अब सरकार भी परेशान है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि भाई वो जहाँ रहते हैं स्लम्स वगैरह होती है, बहुत बुरी स्थिति होती है, ठीक है, उसको समझते हैं। तो देखिए, ये समस्या केवल केवल उन लोगों के लिए नहीं है, लोगों के सामने तो समस्या है, उनकी तो मजबूरी है, लेकिन ये समस्या सरकार के सामने भी है। आखिर वो समस्या क्या है? समस्या ये है कि भारत के हर शहर में बहुत बड़ी आबादी जो है वो स्लम में रहती है, यानी झोपड़पट्टी में रहती है, और इलीगल कब्जे की जमीन पर ज़्यादातर लोग बसे हुए हैं। सरकारी जमीन जो है उस पर कब्जा करके बस गए हैं लोग। तो ये लोग उपयोगी काम अक्सर कम मजदूरी पे करते हैं, फिर भी शहर की बाकी आबादी उन्हें अवांछनीय मेहमान की तरह देखती है। क्योंकि देखो, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं? ये मजदूरी काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, ठीक है, या फिर सस्ते में कोई काम कर देते हैं, जो भी मतलब दिहाड़ी वाला काम होगा इनका, उस तरीके का काम करते हैं। तो ऐसे में क्या है, ये मजबूर होते हैं स्लम में रहने के लिए, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता, इलीगल कब्जा करके वहाँ पे रहने लग जाते हैं। और ये शहर के लिए भी, शहर के लोग भी इनको पसंद नहीं करते हैं। तो ये सरकार के लिए भी एक समस्या बन जाती है। उन पर शहर के संसाधनों, ठीक है, ये जो लोग हैं इन पे शहर के संसाधनों पर बोझ बनने का कहीं ना कहीं आरोप लगता है। ये लोग अपराध में भी शामिल होते हैं। कई बार आप देखोगे जो स्लम में रहने वाले लोग होते हैं उनमें क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है कई जगह पे, ठीक है, वहाँ पे कुछ नशा और ये सारी चीज़ें होती है, तो उसकी वजह से भी लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं। फिर ऐसी जगह पे रहते हैं वहाँ पे बीमारी फैलने का बहुत खतरा होता है। आपको पता है कि कई बार क्या होता है स्लम में मतलब बहुत बुरी स्थिति होती है, तो आरोप लगाया जाता है कि ये लोग बीमारी भी फैलाते हैं, ठीक है। तो इन पे बहुत आरोप लगते हैं कि क्राइम करते हैं, ये बीमारी फैलाते हैं, ये संसाधनों पे बोझ है, ऐसे ऐसे लोग आरोप लगाते हैं। तो जो आपने गंदी बस्तियां देखी होंगी, जो आपने झोपड़पट्टियां देखी होंगी, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कितना बुरा हाल होता है। गंदी बस्तियों की स्थिति बहुत बेकार होती है। छोटे छोटे कमरे होते हैं, उस छोटे छोटे कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, टॉयलेट वहाँ पे होता नहीं है, ठीक है, निजी शौचालय नहीं होता, क्योंकि 12-12 गज के घर में लोग रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे इतनी जगह ही नहीं होती कि टॉयलेट अलग से बनाते। जल आपूर्ति की बहुत समस्या है, सफाई की बहुत समस्या है, ठीक है, पतली पतली गलियां हैं, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, ठीक है, ऐसी स्थिति होती है। झोपड़पट्टी के जो निवासी हैं वो अपने श्रम अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, ठीक है, अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। अन्य पेशों के बीच में ये फेरी वाले या छोटे व्यापारी या सफाई कर्मी या घरेलू नौकर या जो प्लम्बर टाइप के होते हैं, मिस्त्री टाइप के लोग होते हैं, ये काम करते हैं। झोपड़पट्टियों में बुनाई, कपड़ा रंगाई, छपाई, सिलाई, इस तरीके के काम भी ये लोग बहुत करते हैं। तो झोपड़पट्टी के जो निवासी हैं इनको सफाई या जल आपूर्ति जैसी जो बेसिक सुविधा है वो मुहैया कराने पर संभवतः कोई भी शहर अपेक्षाकृत कम खर्च करता है, क्योंकि इनको उतनी सुविधाएं कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता है शहर, ठीक है। और शहरी गरीबों की हालत के प्रति सरकार जो है और एनजीओ जो होते हैं या अन्य एजेंसियां जो हैं वो स्वयं झोपड़पट्टी के निवासियों में भी जागरूकता कहीं ना कहीं बढ़ा रही है, ठीक है। एनजीओ भी इनकी हेल्प करने लग जाती है, सरकार भी इनकी हेल्प का प्रयास करती है, ठीक है, और अन्य जो एजेंसी होती है वो भी इनकी मदद करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे जनवरी 2004 में जो फुटपाथ के दुकानदार थे, यानी जो फुटपाथ पे अपनी दुकानदारी लगाते थे, ठीक है, तो उनके लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई। सरकार ने इनके लिए एक नेशनल पॉलिसी बनाई। अब ये नेशनल पॉलिसी क्यों बनाई थी? क्योंकि लाखों ऐसे लोग थे जो फुटपाथ पे अपनी दुकान लगाया करते थे, लेकिन जो नगर प्रशासक थे या जो जैसे मान लो एमसीडी वाले होते हैं, नगर प्रशासक हो गए, पुलिस हो गई, ये इनको कहीं ना कहीं परेशान करती थी, इनको वहाँ से उठवा देती थी, इनसे पैसा लेती थी, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि इलीगल तरीके से ये भी काम करते थे। तो इस नीति का फिर बाद में सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि भाई इनको लीगल कर दिया जाएगा, कि कुछ जगह पे इनको उस क्षेत्र पे लीगल रूप से इनको काम करने दिया जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे सरकारी नियम बना देंगे जिससे कि इनका उत्पीड़न ना हो। तो सरकार ने भी कई बार इनके लिए काम करने का प्रयास किया है। इसी में एक समुदाय और है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे जो झोपड़पट्टी स्लम में रहने वाले लोग हैं उनका डिस्कस करा है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आदिवासी और वनवासी, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जिनको इग्नोर किया गया है, कहीं ना कहीं इनके संसाधन जो थे, जिस जैसे ये जंगलों से जुड़े हुए हैं, इनके संसाधन भी खत्म होते जा रहे हैं, इनके
सामने बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, हमारे समाज में हाशिए पर ठेले जा रहे अन्य इंसानी समूहों में आदिवासी और वनवासी भी शामिल हैं। यानी ये ऐसे लोग हैं जिनको हाशिए पे रखा गया है, जिनको दबाया गया है। ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए जंगल और अन्य जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उस पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जंगलों में रहते हैं तो जंगलों से जुड़े हुए लोग हैं, प्राकृतिक संसाधनों का ये इस्तेमाल करते हैं। बढ़ती आबादी और जमीन और संसाधनों की कमी के दबाव के कारण उनमें अनेक की जीवन पद्धति और आजीविका संकट में है। आपको पता है कि अब धीरे धीरे जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ पे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ पे खनिज अवेलेबल है वहाँ पे खनिज संसाधन के लिए खनन का प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, कार्यक्रम हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं जंगलों से विस्थापित किया जा रहा है, और इनके ये जो पुरानी लाइफस्टाइल जीते थे, जंगलों में सदियों से रहते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इनकी वो लाइफस्टाइल भी इनसे छिनती जा रही है। तो ये भी लोग क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो जंगल और तराई क्षेत्र में मौजूद जो खनिज संसाधन है उसका खनन हो रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वनवासी जो लोग हैं इनकी जमीन और इनकी जीवन पद्धति पे कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। फिर पर्यटन उद्योग, क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा है, तो टूरिज्म के कारण भी सरकारें जो हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, टूरिज्म के कारण भी इसको नुकसान हो रहा है। इसीलिए सरकार भी कहीं ना कहीं इस सवाल से जूझ रही है कि देश के विकास को खतरे में डाले बगैर इन लोगों का, ठीक है, रहने की सुविधाएं जो जैसे ये रहते थे वो माहौल कैसे क्रिएट किया जाए। यानी देश के सामने जो खतरा है वो खतरा भी हट जाए, ठीक है, देश का विकास भी हो सके और इन लोगों को नुकसान भी ना हो। तो इस चीज को लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं सोच रही है, ठीक है, सोच में पड़ी हुई है। फिर सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करना और सुनिश्चित करना कि किसी सरकार के लिए आसान मामला नहीं होता है। तो विभिन्न समूह के लोग जो हैं इनकी जरूरत और समस्याएं जो हैं वो अलग अलग हो सकती है। सबको समान अधिकार देने से भी बात नहीं बनेगी, किसी की जरूरत अलग है, कोई बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं उठाने के लिए कुछ अलग भी करना है, ठीक है। यानी कि इनकी समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं और एक समूह के अधिकार दूसरे समूह के अधिकारों के प्रतिकूल भी कभी कभी हो जाते हैं। तो सरकार को ये भी सोचना है कि इन नागरिकों को कैसे इनको सुविधाएं दी जाए, कैसे इनकी लाइफस्टाइल को सुधारा जा सके, ठीक है। तो नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि सभी लोगों पर समान पॉलिसी बना के लागू कर दी जाए, क्योंकि अलग अलग समूह के लोग की जरूरतें अलग अलग है। तो प्रयोजन सिर्फ ऐसी नीति बनाना नहीं है जो सभी लोगों पे एक तरीके से लागू हो, बल्कि लोगों को अधिक बराबरी दे, ठीक है, लोगों को बराबर लाए। जो जो दबे कुचले लोग हैं, जो बहुत निचले स्तर पे हैं, बहुत गरीबी में हैं, सरकार में जिनकी सुनवाई तक नहीं है, उन लोगों को कैसे उठाया जाए, इसके बारे में भी सरकार को सोचना है, ठीक है, उनको कैसे बराबरी में लाया जाए। तो सरकार जो होती है वो नीतियाँ तैयार करते वक्त लोगों की जो विभिन्न जरूरत है और जो दावे हैं उसको भी ध्यान में सरकार को रखना होगा कि लोगों की जरूरतें क्या हैं। नेक्स्ट है नागरिक और राष्ट्र। राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई है, ठीक है। राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है वो आज के समय में विकसित हुई है। फिर राष्ट्र राज्य का विकास आधुनिक काल में विकसित हुआ है। पहली बार 1789 में फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें जो क्रांतिकारी थे इन्होंने संप्रभुता लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा किया था। जो आज हम राष्ट्र राज्य पढ़ते हैं ना, इसमें हम अधिकार, संविधान, कानून, इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। फिर राष्ट्रीय पहचान, हर देश की एक राष्ट्रीय पहचान होती है। राष्ट्रीय पहचान कैसे, जैसे भारत का जो राष्ट्रगान है वो भारत राष्ट्र की पहचान है। हमारा जो झंडा है तिरंगा वो हमारे देश की पहचान है। ऐसे ही जो चाइना का झंडा होगा वो चाइना की पहचान है। जो जापान का झंडा होगा, फ्लैग होगा, वो जापान की पहचान है। अमेरिका का जो झंडा होगा वो अमेरिका की पहचान है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पहचान, भाषा और संस्कृति जैसे जो प्रतीक हैं ये राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। आधुनिक जो राष्ट्र राज्य है इसमें विभिन्न धर्म, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के लोग जो है सम्मिलित होते हैं, ठीक है। यानी आज के समय में जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है इसमें अलग अलग धर्मों के लोग भी रहते हैं, अलग अलग संस्कृति कल्चर के लोग भी रहते हैं, ठीक है। फिर भी राष्ट्र की एक पहचान होती है, उसके ध्वज से, उसके राष्ट्रगान से, उसकी भाषा से, ठीक है। भाषा भी अलग अलग हो सकती है लेकिन कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से उसको पहचाना जाता है। फिर लोकतांत्रिक समावेशिता, आपको पता है कि लोकतांत्रिक राज्यों में सभी नागरिकों को समावेशी पहचान देने का प्रयास किया गया है, ठीक है। यानी कोई भी लोकतांत्रिक जो देश होगा वहाँ पे सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन व्यवहार में ये प्रक्रिया कुछ समूहों के लिए कठिन भी हो जाती है। कई बार उसको आपने देखा होगा कि सरकार जो है वो सबको बराबरी का अधिकार देना चाहती है, लेकिन फिर भी कई जगह पे आपको कुछ जगह पे भेदभाव देखने को मिलता है। सब अभी भी बराबर की स्थिति में नहीं आ पाए हैं। नेक्स्ट है नागरिकता और समावेशिता। फ्रांस का उदाहरण, फ्रांस धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है।
नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो सार्वजनिक जीवन में फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति को अपनाएं। ठीक है, फ्रांस क्या है, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है। वो ये चाहता है कि भाई लोग जो उसकी भाषा है, उसके जो कल्चर है, उसको अपनाएं। यानी फ्रांस के लोग, धार्मिक प्रतीकों के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश पर विवाद है। धार्मिक जो प्रतीक है सार्वजनिक जीवन में अगर आते हैं तो उस पर विवाद है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों के नियम, अलग अलग देशों के अलग अलग नियम भी होते हैं। इसराइल और जर्मनी की बात करें तो नागरिकता देने में धर्म और जातीयता को वरीयता कई जगह पे दी जाती है, धर्म और जातीयता। इसराइल की बात करें तो इसराइल तो ये कहता है कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी यहूदी हैं, पूरी दुनिया में कोई भी यहूदी चाहे कहीं भी रहता हो, वो इसराइल का नागरिक है। ठीक है, कुछ जगह पे धर्म के आधार पे और जातीयता के आधार पे कहीं ना कहीं नागरिकता देने में वरीयता दी जाती है। जर्मनी में तुर्की मजदूरों के बच्चों की नागरिकता का विवाद है। ठीक है, जो तुर्क के लोग हैं उनको नागरिकता देने पे विवाद है। फिर भारत में नागरिकता की बात करें तो भारत में देखो नागरिकता के कई तरीके हैं। तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष और समावेशी दृष्टिकोण वाला राष्ट्र है। हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन ने अलग अलग जो विविधता थी सबको अपनाया गया था, सबको साथ लेकर चलते हैं भारत में। संविधान ने विविध समाज को समायोजित करने का प्रयास किया, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। हमारा जो संविधान है सबको समायोजित करता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला या अन्य समुदाय, सबको समान अधिकार दिए गए हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, संविधान के प्रावधान, अगर हम नागरिकता की बात करें हमारे देश में, भारत की बात कर रहा हूं, तो जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। जैसे मान लो मेरे माता पिता जो है वो भारत के नागरिक के हैं, ठीक है, और मेरा जन्म भारत में हुआ है, तो फिर मैं जन्म के आधार पर ही भारत का नागरिक हो जाऊंगा। ठीक है, वंश के आधार पे पंजीकरण, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के जरिए, देशीकरण और राज्य क्षेत्र में समावेश, कई तरीके हमारे यहाँ पे नागरिकता देने के लिए। फिर संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य, भेदभाव के खिलाफ प्रावधान है कि अगर मान लो कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ हमारे संविधान में प्रावधान दिए हुए हैं। आप भेदभाव के खिलाफ, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। गणतंत्र दिवस पे आप देखते हो, अभी अभी गणतंत्र दिवस गया है, अगर आपने परेड देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा विविधता का प्रदर्शन किया जाता है। हमारे देश में बहुत विविधता है, सारी विविधता का प्रदर्शन किया जाता है और ये समावेशिता को दर्शाता है। यानी विविधता क्या होता है, विविधता का मतलब होता है वैरायटी। आपने देखा होगा भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन ईसाई भी रहते हैं, यहाँ पे जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, ठीक है, यहूदी यानी ज्यूज जो होते हैं वो भी रहते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग भारत में रहते हैं, अलग अलग उनकी भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर है। इतना ज़्यादा जो वैरायटी है इसको हम विविधता कहते हैं। और इतनी विविधता होने के बाद भी हम सब भारतीय हैं और अपने आप को इंडियन मानते हैं, ये समावेशिता है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं समावेशिता, हमारा संविधान हमको समावेश करते हुए चलता है। फिर सार्वभौमिक नागरिकता, इसको समझते हैं। तो सार्वभौमिक नागरिकता की बात करते हैं, ये पेपर में आता है। तो इसमें क्या आ जाता है, शरणार्थी, अवैध आप्रवासी, ऐसे लोग जो राज्य विहीन है, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे भग जाते हैं, वहां पे रहने को मजबूर हो जाते हैं, तो ऐसे लोग। अब बात करते हैं, जब हम शरणार्थी या अवैध आप्रवासियों के बारे में सोचते हैं तो मन में अनेक छवियां उभरती है। ठीक है, जब भी हम कभी शरणार्थी या इलीगल जो अप्रवासी हैं तो हमारे मन में क्या आता है, हमारे मन में बहुत सारी छवि आती है। जैसे एशिया या अफ्रीका के लोग जो यूरोप या अमेरिका में जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे एशिया अफ्रीका के लोग यूरोप में जाना चाहते हैं, यूरोप के देशों की नागरिकता चाहते हैं। या युद्ध या अकाल से विस्थापित लोग, कई बार क्या होता है कहीं पर युद्ध हो जाए, अकाल पड़ जाए, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना बोरिया बिस्तर समेट के अपने बच्चों के साथ दूसरे देश में जाते हैं वहाँ पर रहने के लिए। ठीक है, अक्सर आपने टेलीविजन पे देखा होगा, सूडान में जो डरफर क्षेत्र है यहाँ पे शरणार्थी आपने देखे होंगे, फिलिस्तीनी, बर्मा के जो बहुत सारे लोग थे, आपने बांग्लादेशी शरणार्थी देखे होंगे, ठीक है, बांग्लादेश से भारत की तरफ जो आ रहे थे। तो ऐसे आपने बहुत एग्जाम्पल देखे होंगे। ये सभी ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश या पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता और राष्ट्रीय सीमाएं। नागरिकता के नियम, देश अपनी सीमाएं सुरक्षित रखने और अवांछित आप्रवासियों को बाहर रखने के लिए कानून बनाता है, प्रतिबंध लगाता है। कोई देश दुनिया का नहीं चाहता है कि बाहर के इलीगल तरीके से बाहर के लोग आके हमारे देश में बस जाएं, हमारे संसाधन इस्तेमाल करेंगे, हमारे देश में रहेंगे, हमारी संसाधनों पे बोझ पड़ेगा, हमारी जनता को नुकसान होगा, तो कोई देश भी इनको लेना नहीं चाहता है। नागरिकता देने के लिए संविधान और कानूनों में प्रावधान होते हैं कि किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये प्रावधान भी आपको मिलेंगे। भारत का एग्जाम्पल देखें तो उत्पीड़ित लोगों का आश्रय देने की नीति हमारे यहाँ पे 1959 में जब चाइना
तिब्बत पे आक्रमण कर रहा था, तो दलाई लामा जो थे भारत में आए थे अपने अनुयायियों के साथ, तो भारत ने इनको शरण दी थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नाम की जगह है, वहाँ पे ये रहे थे, वहाँ पे इनकी बस्तियाँ हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बांग्लादेश से बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से छुप कर तारों के नीचे से, पानी के रास्ते से, कहीं ना कहीं से आके बस जाते हैं भारत में, भारत के संसाधनों को यूज़ करते हैं, और आपने देखा होगा फिर भारत के खिलाफ ही बोलते हैं, और कहीं ना कहीं भारत में क्राइम करते हैं, भारत के संसाधनों को लूटते हैं। भारत में करोड़ों की संख्या में देखा जाए तो बांग्लादेशी आपको, मुस्लिम वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप रोहिंग्या देख लो, जो बर्मा से भगे हैं और भारत की तरफ आए हैं, वो भी लाखों करोड़ों की संख्या में आपको भारत में देखेंगे। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो ठीक है अपने देश से आते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से आए हों, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे देश के लिए समस्या बन जाते हैं। तो इसीलिए कोई दूसरा देश जो होता है वो उनको कहीं ना कहीं क्या करना चाहता है, उनको प्रतिबंधित करना चाहता है, उनको नागरिकता नहीं देना चाहता है। चुनौतियां, लोकतांत्रिक नागरिकता का वायदा पूरा करना बहुत मुश्किल है, राज्य विहीन लोगों की पहचान और अधिकतर सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है, ठीक है। अधिकार, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई कोई मान लो बाहर से आ गया, अब उसको नागरिकता दे दो, आपको क्या पता वो क्या है, क्या क्राइम कर दे, कल को क्या कर दे, इस तरीके से ये भी डर होता है राज्य को कि कहीं कल को ये देश में कहीं नुकसान ना पहुंचाए, कुछ गलत ना करे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें होती है। फिर प्रतिबंध लगाया जाता है, दीवार बनाई जाती है, बाड़ लगाया जाता है ताकि ठीक है आए ना इधर। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी दुनिया में बड़े पैमाने पे लोग जो होते हैं देशांतर, एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, चाहे युद्ध के कारण जा रहे हो, चाहे उत्पीड़न, चाहे अकाल के कारण जा रहे हो, या कोई भी कारण हो, लेकिन लोग आज दुनिया भर में जा रहे हैं। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है होता और वो घर नहीं लौट सकते, तो वो राज्य विहीन हो जाते हैं, शरणार्थी हो जाते हैं, क्योंकि घर भी नहीं आ सकते, वो उनको एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, ठीक है देश। तो इनको मजबूरी में शिविर में रहना पड़ता है, कैंप में रहना पड़ता है, इलीगल प्रवासी के रूप में इनको रहना पड़ता है, मजबूरी में रहना पड़ता है, ठीक है। अक्सर कानूनी तौर पर काम नहीं कर पाएंगे, ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, स्कूल में एडमिशन कराने जाएंगे, वहाँ के नागरिक ही नहीं है तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, संपत्ति अर्जित नहीं कर पाएंगे। समस्या इतनी विकराल है कि जो यूएनओ है उसने भी शरणार्थियों की जांच करने के लिए, मदद करने के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया हुआ है। नागरिक के रूप में कितने लोगों को स्वीकार कर लिया जा सकता है, ये सवाल, ठीक है, इस पे फैसला करना बहुत देशों के लिए बहुत मुश्किल है। और अनेक देशों में युद्ध और उत्पीड़न से पलायन करने वाले लोगों को ठीक है अंगीकार करने की नीति है। कुछ देशों में नीति है कि हाँ ठीक है कोई पलायन करके आया है, युद्ध उत्पीड़न के कारण आया है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वे भी लोगों का अनियंत्रित भीड़ को थोड़ी स्वीकार कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि जो यूरोप है, यूरोप के लोग बहुत लिबरल थे। उन्होंने क्या करा, जो ठीक है मध्य में या फिर मान लो सीरिया वगैरह में या अन्य देशों में जहाँ पे लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, लोग वहाँ से जान बचा के यूरोप की तरफ जा रहे थे, तो यूरोप ने हाथ खोल के वेलकम करा था, आओ हमारे यहाँ पे आओ, ठीक है। अब यूरोप ने उनको ले लिया अपने देश में, शरण दे दी, अब वहाँ पे रह रहे हैं। अब यूरोप ही उनसे परेशान हो गया, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो गए शरणार्थी के रूप में और शरणार्थियों के बीच में बहुत सारे क्रिमिनल टाइप के लोग चले गए। अब वो वहाँ जाके दंगे करते हैं, वहाँ पे आग लगाते हैं, आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में ये सब कर रहे हैं। तो ये देखकर दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता है कि इनको शरण दी जाए। सबको डर लगता है कि हम इनको शरण देंगे, कल को ये इनमें से कौन कैसा है, किसको पहचानोगे, ठीक है। तो ये दिक्कत हो जाती है। तो और कितनी भीड़ को कोई एक्सेप्ट कर सकता है? मान लो करोड़ों की संख्या में आ गए, तो हमारे भी तो संसाधन सभी देशों के लिमिटेड होते हैं, तो कोई किसी को कितना एक्सेप्ट करेगा, ये भी समस्या हो जाती है। भारत जो है बड़े लोगों को आश्रय देने में गर्व महसूस करता है, ठीक है। दलाई लामा को साथ हमने ऐसा करा था, वो हमारे यहाँ पे आए थे, उनको रखा था। अंततः इनमें से कुछ को ही नागरिकता प्राप्त होती है, सबको नागरिकता नहीं प्राप्त होती। तो ये समस्या जो है आज केवल भारत में नहीं दुनिया भर में है। दुनिया भर में आपको राज्यविहीन लोग दिखेंगे, ठीक है, जो किसी भी देश के नहीं है, नागरिकता उनको मिल नहीं रही है। अब समस्या ये है कि अब उनको कौन रखेगा, कौन अपने यहाँ पे नागरिकता देगा, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे विवाद आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी समस्या देखने को मिलेगी। तो इसके बाद एक टॉपिक आता है विश्व नागरिकता। विश्व नागरिकता की अवधारणा, यानी उसका क्या अवधारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या महत्व है, इसको देखते हैं। कैसे वैश्विक संचार और आपसी जुड़ाव ने विश्व नागरिकता की धारणा को बल दिया है, इसको समझते हैं। तो देखो आज के युग में वैश्विक जुड़ाव है, आपको पता है संचार के नए नए साधन हैं, इंटरनेट, टेलीविज़न, सेलफोन की दुनिया देखोगे तो इसके कारण हम जुड़े हुए हैं। किसी देश में कोई घटना हो रही है, ठीक है, उस घटना को पूरी दुनिया देख रही होती है अपने न्यूज़ पे, इंटरनेट पे तुरंत वो चीज़ें पहुंच जाती है, ठीक है। आप देखोगे ईरान में क्या हो रहा है, उसकी वीडियोस जो है आप इंडिया में रहते हो आपके पास आ जाती है, वो अमेरिका में वीडियोस चली जाती है, क्योंकि इंटरनेट से आज हम पूरी दुनिया
जुड़ गई है, ठीक है। तो आज विश्व के विभिन्न हिस्सों में जो भी लोग रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनकी साझा सहानुभूति है। अगर मान लो कहीं पे कोई युद्ध हो जाए, कोई आपदा आ जाए, लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं सहानुभूति रखते हैं कि भाई इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, सहयोग करते हैं, ठीक है। तो एक वैश्विक सहयोग की भी बात यहाँ पे आ जाती है। विश्व नागरिकता की धारणा राष्ट्रीय नागरिकता के मुकाबले, तो राष्ट्रीय नागरिकता सुरक्षा और अधिकार देती है, लेकिन ये समस्याओं को सीमित दृष्टिकोण से देखती है, ठीक है। अब राष्ट्रीय नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सत्ता का सहयोग जो है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो वैश्विक समस्या है पूरी दुनिया में, जो ये रिफ्यूजी की समस्या है, जो शरणार्थियों की समस्या है, ये कहीं ना कहीं सॉल्व करने लायक है नहीं। कोई भी देश इसको सॉल्व नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। फिर विश्व नागरिकता के लाभ समझते हैं, तो राष्ट्रीय सीमाओं से परे समस्याओं जैसे प्रवासी या राज्यविहीन लोगों की जो समस्या है, ठीक है, उनके अधिकारों का जो समाधान है वो मानव अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करना, चाहे लोग किसी भी देश में हो। कहने का मतलब है कि वो देश जिस देश में बाहर के लोग आके बस गए हैं उनको सुरक्षा दी जाए, उनको सुविधाएं दी जाए, ठीक है, चाहे वो कहीं के भी लोगों कहीं पे भी आके बस गए हों। अगर ऐसा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं विश्व नागरिकता के लाभ मिलेंगे, ठीक है, दुनिया में कहीं भी रह रहे हो। नेक्स्ट है संयुक्त कार्यवाही की आवश्यकता। कई समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय सरकार अकेले नहीं कर सकती है, ठीक है। कोई भी सरकार, कुछ समस्या ऐसी होती है जिसका समाधान अकेले नहीं कर सकती है। तो विश्व नागरिकता विभिन्न देशों और सरकारों के बीच समन्वय को बढ़ावा देती है। तो विश्व नागरिकता क्या करती है? सरकारों के बीच में समन्वय को बढ़ाती है। फिर वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता। विश्व नागरिकता हमको ये भी याद दिलाती है कि एक अंतर संबंध विश्व में हम रहते हैं, हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। राष्ट्रीय नागरिकता को वैश्विक जिम्मेदारी और साझेदारी के साथ जोड़ने की हमको आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में अगर कहीं पे किसी के साथ गलत हो रहा है तो अगर उसके साथ अच्छा किया जाता है, ठीक है, उसको साथ कहीं ना कहीं उसको अच्छा किया जाना चाहिए, उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये सबके लिए फायदा रहेगा। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अब अगला चैप्टर जो है आपका 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर मैं बना दूंगा। फिर आपके 1-2 ही चैप्टर बच रहे हैं, मैं जल्दी सिलेबस खत्म कर दूंगा, ठीक है। फिर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो स्टार्ट होगी। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में PYQ कराने वाला हूँ और सैम्पल क्वेश्चन पेपर वगैरह कराने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे करा दूंगा, जितने भी MCQ बनते हैं आपके सारे करा दूंगा। तो आप तैयार हो जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करो, ठीक है। मैं आपको जल्दी करा दूंगा सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।